हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन पांडे सर्स एकेडमी। ये हमारा आज का काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है और आज के हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या है बच्चों? ग्रेविटेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये क्या है? ग्रेविटेशन ये हमारा 11वीं का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये चैप्टर सीईटी में दिया हुआ है, यानी सीईटी में इसके ऊपर के सवाल आते हैं। तो आज हम ग्रेविटेशन को समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, लेट अस वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ gravitational force. Characteristics of gravitational force. Let us understand. दुनिया का हर मैसिव ऑब्जेक्ट ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अर्थ को हम लोग एक ऑब्जेक्ट माने तो अर्थ दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर चीज जो है जो छोड़ने के बाद अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट करती है। दूसरा है दिस फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। यानी दो मासेस को यदि हम कंसीडर करें m1 और दूसरा वाला m2, तो ये इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कैसा कि मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का मास कैपिटल M विच विल बी वेरी मच ग्रेटर देन दी अदर्स, और मान लीजिए एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत कम है, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो मासेस के रिस्पेक्ट से वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। यानी अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ उस चीजों को अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स विथ इनफाइनाइट रेंज। इसकी जो रेंज है वो रेंज इनफाइनाइट है। इट हैज इनफाइनाइट रेंज। इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटरविंग मीडियम। ये इंटरविंग मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी जैसे जमीन पे है तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, हम ऊपर गए और बीच में मान लीजिए एक दो स्लैब आ गए, तो स्लैब के कारण आप तो उससे आइसोलेट हो गए, इंटरविंग मीडियम आ गया, तो उससे कोई अफेक्ट होता है क्या? तो कोई अफेक्ट नहीं होता। इट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द इंटरविंग मीडियम। तो ये जरूरी है। तो कोई इंटरविंग मीडियम इसको अफेक्ट नहीं करता है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम लोग इस चीज को और गहराई से समझना जाए तो एज कंपेयर टू द अदर फोर्सेस दिस फोर्स इज वेरी वेरी लेस। मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 to the power -39 टाइम्स वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये 10 to the power -39 टाइम्स क्या है बच्चों? वीक है। तो ये हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद सबसे अहम जो साइंटिस्ट इसके अंदर आता है उसका नाम है केपलर्स। तो अभी हम समझने वाले हैं बेटा केपलर्स लॉ। सो लेट अस अंडरस्टैंड केपलर्स लॉ। केपलर्स ने हमको 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम, आप नियम को पढ़ेंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज उसने बताई है, लेकिन उसने पहली बार बताई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं इलिप्स निकाला हूं बेटा, ये इसका मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है। वैसे देखा जाए तो इसको हम लोग ट्वाइस ए बोलते हैं, ये टोटल, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्वाइस बी। सो दिस इज ट्वाइस बी इन डिस्टेंस, दिस इज ट्वाइस बी। इसको दो फोकाई पॉइंट होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एस और दूसरे को बोलते हैं एस डैश। तो अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ, और केपलर्स का हमें पहला नियम क्या बताता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट केपलर्स फर्स्ट लॉ, कि द प्लैनेट्स आर ऑलवेज रिवॉल्व्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स
यानी कि दुनिया के सारे प्लैनेट्स जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट। हमारा कहना था कि भैया सर्कल में वो घूमते होंगे, तो नहीं, वो इलिप्स के अंदर घूमते हैं। और सन जो है वो सेंटर में नहीं है, तो सन इज लाइंग एट वन ऑफ दी फोकाई पॉइंट। तो यहां पे सन लाई करता है मान लीजिए, एंड इफ आई कंसीडर वन ऑफ द प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट्स विल रोटेट लाइक दिस। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स लॉ, यानी कि पहला स्टेटमेंट। तो मैं पढ़ के बताता हूं पहला स्टेटमेंट। अब मैंने शायद उदाहरण देके समझाया है तो आपको बढ़िया समझ में आए। केपलर का पहला नियम बोल रहा है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। यानी इसका घूमने का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ना होते हुए वो इलिप्स है, और सन वन ऑफ द फोकाई पे लाई करता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ इसने क्या कह दिया है कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट टू द सन ऑलवेज स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इसको मैं उदाहरणों के साथ बताता हूं। थोड़ा लाइट का इफेक्ट हो गया बच्चों, 2 मिनट, नो प्रॉब्लम। चालू क्लास में हमारे चेहरे के ऊपर अंधेरा हो गया है, ये हम सहन नहीं कर सकते। आ गई है धूप, धूप आ गई है। चलो, यानी मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए बच्चों, हमारा एक प्लैनेट है यहां पे, और इसको मैंने यहां ज्वाइन किया। मान लीजिए ये प्लैनेट कुछ समय पे यहां गया है, तो इसकी पोजीशन हम लोग ए मान लेते हैं, इसकी पोजीशन हम लोग बी मान लेते हैं, और इसने यहां से यहां तक का सफर मान लीजिए t1 समय में किया है। तो इसने टोटल जो एरिया कवर किया है बच्चों, वो एरिया ये है। दिस इज व्हाट द टोटल एरिया इज बीइंग कवर्ड बाय दैट एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। मंजूर? जी हाँ। एट द सेम टाइम मान लीजिए ये, यदि मैं कलर चेंज करता हूं, प्रेमा सर हम लोग कहता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे है C, तो उतने ही t समय में ये यहां से घूम करके यहां जाएगा C to D। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इस एरिया को, इतना ही एरिया उसको, यदि ये t1 समय में ही घूम रहा है तो उसको इतना ही एरिया कवर करना है यहां पे। हालांकि यहां पे डिस्टेंस बहुत कम है, यानी ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, ये फारदेस्ट पॉइंट है, इसलिए यहां पे तेज घूमना पड़ेगा। इसका मतलब सेकेंड लॉ के अनुसार हमें यह समझ में आया है कि लाइन ज्वाइनिंग टू द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम। समान समय में वो समान एरिया कवर करता है। इससे हमारा कंक्लूजन ये बनता है बच्चों कि जब प्लैनेट घूमते हैं तो प्लैनेट का पूरा घूमने का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। वी कम टू द कंक्लूजन दैट व्हेन इट इज नियरेस्ट देन इट इज मूविंग फास्टर। जब प्लैनेट सन के करीब होता है तब उसको तेजी से भागना पड़ता है, और जब प्लैनेट सन से दूर होता है वो धीमा धीमा यानी कि स्लो भागता है। और ऐसा होगा तभी तो ये जो है एरिया वही बराबर आएगा, अन्यथा बराबर नहीं आएगा। इसमें हम ये भी बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज दी कांस्टेंट। इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। अभी हम फिलहाल में इसको प्रूव नहीं कर रहे, बट ये सेकंड का मैंने आपको बता दिया है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेकंड लॉ, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उससे हम लोगों ने यह ज्ञात किया है कि प्लैनेट का घूमने का स्पीड जो है वो सदैव यानी हर बार समान नहीं है। जब वो दूर है तो वो स्लो भागता है, जब वो करीब है तो वो तेज भागता है। ऐसा होगा तो ही वो इक्वल एरिया इक्वल समय में कवर कर पाएगा, अन्यथा कवर नहीं होगा। बराबर है ना? क्योंकि यहाँ पे जो है बेटा एरिया कम है इसके मुकाबले, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो ये बहुत धीमा चला, इसको उतने समय में तेज भागना पड़ा। बस ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। बढ़िया, ये हो गया। नाउ व्हाट इज द सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? तो मैं थर्ड लॉ ये कहता है बच्चों
कि यदि ये प्लैनेट यहां से घूम रहा है और घूम करके गोल घूम करके ये वापस यहां है तो उसको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। क्योंकि यहां से प्लैनेट ने घूमना चालू कर दिया तो जब वो यहां जाएगा तो सबका अंतर जो है वो समान नहीं होगा, वो भिन्न होगा। इसलिए आर को उसने मीन डिस्टेंस कहा है। क्या कहा है बच्चों? मीन डिस्टेंस। सो दिस इज सिंपली आई वुड लाइक टू से 3 केपलर्स लॉ। तो पहला नियम क्या बोला बेटा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्या बोला है? The orbit of planet is an ellipse and sun is at one foci point। इसको फोसाई भी आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड लॉ हमें क्या बोला गया बेटा? लाइन ज्वाइनिंग टू सन टू प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम sun to planet sweeps equal areas in equal interval of time। ये अभी एक्सप्लेन किया। और तीसरा है, थर्ड लॉ है, T square is directly proportional to R cube। यानी टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों को मीन डिस्टेंस लेना है। तो इसका फोटो लीजिए बेटा, खटैक। यदि ये 3 लॉ समझ में आए हैं तो हम लोग आगे के सफर की तरफ चलते हैं। खटैक, चलो। सफर है पुराना, सफर है सुहाना। तो ये चलिए बच्चों, हम कुछ प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखते हैं। व्हाट वुड बी द, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस। यानी ये बोल रहा है कि R2 जो है वो 3 गुना R1 बन गया है, तो आपका T2 यानी एवरेज ईयर क्या बनेगा? लेकिन प्रेजेंट ईयर कितने का है? तो वो 365 दिन का ही हमको मान के चलना पड़ेगा। और दूसरा पूछा है ट्वाइस दी प्रेजेंट डिस्टेंस। कोई बात नहीं, चलो। तो इसने हमको यह कहा है कि मान लीजिए अभी जो यहां से सन का डिस्टेंस है उसको 2 गुना किया जाए तो हमारा साल कितने दिनों का होगा? अभी 365 दिन का है, बहुत सिंपल है। डेफिनेटली ये रिवॉल्यूशन ऑफ साइकिल है कि नहीं। जो प्लैनेट्स है यानी अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहे तो 365 दिन लगते हैं। तो यानी डेफिनेटली ये पीरियड की तरफ जा रहा है। तो मुझे याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है कि एज वी नो दैट, जसं आपल्याला माहितीच आहे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसी आधार से मेरा सवाल बनेगा बेटा, T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, इक्वेशन नंबर 1, और T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। मुझे T2 निकालना है, इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं। T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। तो मुझे आ रहा है बेटा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आ रहा है बच्चों R2 अपॉन R1 क्यूब आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपको यहां कंडीशन दिए है कि R2 इज इक्वल टू 3 गुना R1, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर को मैं इधर ले जा रहा हूं, R2 की जगह पे 3R1 डाल रहा हूं, नीचे R1 क्यूब डाल रहा हूं। तो यहां पे मैंने इसको गायब करना है। तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 क्यूब आ रहा है, यानी कि T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर इन ब्रैकेट, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, ये आ रहा है 3 3 9 3 27 27। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं होना, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो T2 स्क्वायर बन जाएगा T2, T1 स्क्वायर बन जाएगा T1, और 27 जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा।
अब आपको पता है आपको पता है कि T1 जो है वो 365 दिन का है, तो आपका T2 कितना आएगा बेटा 365 इंटू √27 को सॉल्व करने का तरीका है मित्रों 9 इंटू 3 9 3 27, यानी T2 बराबर आ रहा है 365 इंटू 9 बाहर निकलेगा, बाहर जब निकलेगा तो 3 बन के निकलेगा और √3। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज यहां समझा के जा रहा हूं बेटा इस वीडियो में। यदि आप फिजिक्स को बगैर लॉग टेबल के सॉल्व करना चाहते हो एंट्रेंस में, तो एक जाहिर सी कंडीशन है, √1 से लेकर के √9 तक या 10 तक की वैल्यूज को आप याद कर लो तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा यहां पे आपके पास कोई भी पर्याय नहीं है कि बगैर लॉग टेबल के आप इसको बना ही नहीं सकते, तो यहां आप अटक जाओगे। तो √3 का वैल्यू यदि आपको याद है तो आप वहां पे लिखिए, नहीं याद है तो फिर आप परेशान होइए, परेशान होने के सिवा आपके पास कोई पर्याय नहीं है। तो मैं जब ये कह रहा हूं आपको तो √3 का वैल्यू आपको रखना है उसके अंदर। सो कैन यू प्लीज find the value of √3? I may be wrong, but I will tell you 365 इंटू 3 इंटू 1.72 या 73 कुछ होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 1048 नहीं, तो ये आपका दिन 3 गुना होगा तो आएगा 1897। मेरे पास कैलकुलेशन है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेज, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको ये करना होगा। ये भी आपको चेक कर लो, 2 है तो 1.72 बराबर होना चाहिए, क्योंकि √4 यदि 2 होगा तो √3 1.72 करीब आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इतने, और बाप रे अभी तो 365 दिन लगते साल के, अब 3 गुना अंतर बढ़ गया, तो ये आपको लगता है कि 365 इंटू 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है प्रोपोर्शनेट उसका, ये प्रोपोर्शनेट ये है 1897 दिन का साल होगा। खटक फोटो ले लिया। अब मैं यहां पे आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं आपको दूसरी कंडीशन वाला, यानी एक ही प्रॉब्लम में हमारे पास 2 वाले प्रॉब्लम उन्होंने दिए थे। यहां पे कंडीशन T1 आपका जो है वो 365 दिन का ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे जो कंडीशन है 3 टाइम्स की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ R1 है। तो फिर से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब इक्वेशन 1, T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब इक्वेशन 2, सो T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब, दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। मैं बेटा ये थोड़ा तेज कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने जो न्यूमेरिकल बना के दिया है उसी का बेस है, नया कुछ है नहीं। ये आ रहा है बेटा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहां कंडीशन दी है आपको 2 टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1। तो मैंने क्या किया बेटा, ये जो R2 है ये R2 2 टाइम्स ऑफ R1 दिया था तो वो डाल दिया, R1 गेट कैंसल, यहां पे क्यूब है T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड दैट विल बी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यूब बनता है बच्चों 8, दैट इज T2 स्क्वायर। अब पुनः एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो T2 स्क्वायर बन जाएगा T2, T1 स्क्वायर बन जाएगा T1 और ये आ जाएगा √8। अब T2 बराबर आता है T1 और √8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2, T1 है बेटा 365, √4 बाहर आ जाएगा 2 बन के और स्क्वायर रूट। फिर से मैंने अभी जो बात कही थी कि आप फिर वही आकर के अटक गए हैं कि आप यदि इसको अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे, यानी कि याद नहीं रखोगे, तो यहां आपका बहुत सारा समय चला जाएगा ये वाला। तो √1 से लेकर के √9 तक की वैल्यू को, 10 तक की वैल्यू को याद ही कर लो। 365 इंटू 2 इंटू यह होता है 1.41 के करीब। अब इतना तो आपको पता है, तो यदि डिस्टेंस डबल होता है तो आप इसका गुणाकार कीजिए। अब वीडियो देख रहे हैं तो इसका गुणाकार कीजिए बेटा, और इसका गुणाकार आता है 1032 बेस। मेरे पास जवाब है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ऐसे नहीं कर सकते,
आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया है बच्चों यहाँ पे, लेकिन मेरा अभ्यास, मेरा अनुभव यह है कि रूट की एक वैल्यू को यदि आप √2 को नहीं लिख पाओगे तो 2⁻½ लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर ये हाफ लॉग इधर आ जाएगा, फिर log 2 ढूंढना पड़ेगा, उसको 2 करना पड़ेगा, जो भी जवाब आएगा उसका आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और ये एंटी लॉग लेकर के आपका जवाब आएगा। इसमें आपके 7 से 8 मिनट क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसको बचाना है तो ये, और जब 1 से 10 तक के आपको याद है तो कहीं ना कहीं आपको मान लीजिए √27 भी करना है, तो हम लोग बोलते हैं 9 3 27, 9 3 बाहर निकल जाएंगे, 3 आपको याद है, यानी लगभग पूरे सॉल्व नहीं होंगे लेकिन लगभग सॉल्व होंगे। और जब भी एंट्रेंस के अंदर ऐसे सवाल दिए जाते हैं बेटा, तो वो कहीं ना कहीं करीब करीब ये एक दूसरे का मल्टीप्लायर ही रहता है, तो वहां आपका बहुत समय बचेगा। तो इसको आप पॉजिटिव तरीके से लो, मैं बाजू हटता हूं, एंड प्लीज टेक अ फोटो ऑफ इट। मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूं, है ना, एक पहला है, तो मैं होमवर्क आपको ये देता हूं बेटा, इसका फोटो ले लो, फोटो ले लो, और सवाल देखिए क्या है, व्हाट वुड हैव बीन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर हाफ ऑफ द प्रेजेंट डिस्टेंस। यानी मैं कहूं कि इस कंडीशन को मैं बोल रहा हूं R2 = हाफ ऑफ R1, और बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, खाली कंडीशन है R2 = हाफ ऑफ R1। तो आप ये घर पे कर सकते हो। तो इसका फोटो लीजिए बेटा, खड़ा है, मैं बाजू हट रहा हूं, फोटो लीजिए, और फोटो लेने के बाद ये आपका सॉल्व होना चाहिए। शायद हम तुमको, इसी टाइप के सवाल है, इसको भी बना लेते हैं भैया। ये सवाल किसका है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 1 ईयर, ओके। सवाल नंबर 12 को बना रहे हैं। आपका ज्ञान इधर रहेगा, आपका ध्यान इधर रहेगा, आपके पास कॉपी पेन है, आप इसको लिख रहे हैं, मान के मैं पढ़ा रहा हूं। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द जुपिटर अराउंड द सन। ये सन है, ये जुपिटर है, और जुपिटर का सन के अराउंड कितना उसको समय लगता है घूमने के लिए। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जुपिटर्स ऑर्बिट टू दैट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज 5। जुपिटर्स ऑर्बिट टू द अर्थ ऑर्बिट, यानी रेडियस ऑफ जुपिटर टू द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये दिया है आपको 5, ये 5/1, ठीक है। दैट द अर्थ ऑर्बिट इज 5 एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी उसको TE हमें दिया हुआ है 1 ईयर, तो उसने हमको पूछा है व्हाट शुड बी द TJ, यानी कि पीरियड ऑफ जुपिटर कितना होगा। तो लगभग सवाल तो ऐसे ही जा रहा है भाई, सवाल तो ऐसे ही जा रहा है। चलो सेम सवाल देखो बेटा, एज वी नो दैट, जसं आपल्याला माहितच आहे काय, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो यहां पे मैं बोलू T अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RE³, इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली T जुपिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R जुपिटर³, इक्वेशन 2 बन गए। हमें जो दिया है RJ/RE, तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा TJ/TE इज इक्वल्स टू RJ/, ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये स्क्वायर है बेटा, RJ³/RE³, ये भी स्क्वायर होगा, है ना जी हाँ। तो TJ² इज इक्वल्स टू TE²/RJ/RE³। तो TJ इज इक्वल्स टू, ये दिया है 1 ईयर, ये 1 ईयर। तो RJ/RE इन्होंने हमको दिया है 5/1, यानी कि 5³। तो ये TJ² बनेगा 1 इंटू 125, 5 5 25, 25 5 87। ये और आपको मजा दिलाने वाला है भैया। तो यहां कौन है बेटा, देखिए TJ² इज इक्वल्स टू
125 आपका जवाब आ गया। ये स्क्वायर में है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर रूट लीजिए तो टीजे बराबर क्या आ जाएंगे बेटा 125। अब इस 125 को सॉल्व करने का तरीका मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। 25 इंटू 5 25 5 से समाज है, ये 5 बाहर निकलेगा और ये अंडर रूट में 5 रहेगा। फिर से मैं उसी मकाम पे आ रहा हूं कि यदि आपको रूट 1 से लेकर के रूट 9 10 तक के याद है तो फिर ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और याद नहीं है तो फिर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको जवाब इसका मिलना चाहिए 11.18 ईयर्स। ये रूट 5 को आप याद कीजिए, दैट्स आई नॉट यू, अदरवाइज आपका 7-8 मिनट यहाँ पे खराब हो जाएगा और जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो ये है बेटा केपलर्स के सिंपल लॉज और उसके सवाल। इसके ऊपर सीईटी के भी सवाल जो आते हैं वो भी बहुत ही सिंपल आते हैं, उसके भी वीडियोस हम लोग आगे लेने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द भांडे सर्स अकेडमी, बेस्ट अकेडमी इन सेंट्रल विदर्भा फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।